और रिंकल दिखाएगा रेसेसिव को। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरीके का कुछ जेनेटिक मेकअप होगा दोनों का। अब अगर हम येलो और राउंड सीड को लेंगे और ग्रीन और रिंकल सीड को लेंगे, ठीक है, तो ये हमें क्या मिलेगा आप खुद देख लो। यहाँ पर मैं आपको बना के दिखाता हूँ, वाई आर, ठीक है, वाई आर, ठीक, कैपिटल वाई, ठीक है, देन कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई और कैपिटल आर और स्मॉल आर, यही देखने को मिलेगा। ठीक है, ये स्मॉल वाई हो जाएगा आपका, स्मॉल वाई, तो ये स्मॉल वाई यहाँ पर कर लो, ये कैपिटल वाई है। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी कि हर एक में आप डोमिनेंट वाले को देखोगे, सब में एक डोमिनेंट है। ठीक है, यानी कि कुछ इस तरीके से, यानी F1 जनरेशन में भी रेसेसिव वाला खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, ध्यान से यहाँ पे देखना। ये येलो है और ये ग्रीन है, ये राउंड है, ये रिंकल्ड है। ठीक, ये डोमिनेंट येलो इस रेसेसिव ग्रीन को दबा देगा, ये राउंड ये रिंकल्ड को दबा देगा, यानी कि जो हमें सीड मिलेगी F1 जनरेशन में वो डोमिनेंट वाली ही मिलेगी, यानी वो येलो होगी और वो राउंड होगी पूरी तरीके से। जिस तरीके से मोनो हाइब्रिड क्रॉस में पहली जनरेशन में सारे टॉल थे, एक ही थी कैरेक्टरिस्टिक एंड टॉलनेस की, तो सारे टॉल थे। यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो सारे ही जितनी सीड बनेंगी सब कैसी होंगी, येलो होंगी और राउंड होंगी, येलो होंगी और राउंड होंगी, ध्यान रखना इस चीज़ का। यानी इससे हम एक चीज़ को कंक्लूड कर सकते हैं कि जो पहली जनरेशन होती है उसमें रेसेसिव जो अलील है या रेसेसिव ट्रेट है वो खुद को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाती है। ठीक, क्लियर है? यहाँ तक हमने क्या लिए थी, दो ट्रेट, उसी पे बेस्ड है ये आपका थर्ड लॉ, जिसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं। It stated that during gamete formation, alleles of two different genes get sorted into gametes. Alleles of two different gene. एक जीन है येलो सीड्स, एक जीन है सीड के कलर का, और एक जीन है सीड के शेप का, और उस जीन के अलील्स हैं, alleles of two different gene. Now they will get sorted into gametes independently of one another. Independently यानी ये वाई आर के साथ जा सकता है, ये कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ जा सकता है, ये स्मॉल वाई कैपिटल आर के साथ जा सकता है, ये स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ जा सकता है, ये कैपिटल आर चाहे तो इसके साथ जा सकता है, ये इसके साथ जा सकता है, ये इसके साथ जा सकता है, ये इसके साथ जा सकता है, यानी कोई किसी के साथ भी जा सकता है जब दो जीन के डिफरेंट अलील्स हैं, यानी कि जो कि हम डाई हाइब्रिड क्रॉस में पढ़ते हैं, तो दोनों जो सब हैं आपस में एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकते हैं। दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, अब ये F1 जनरेशन के बाद हम क्या करवाते हैं, सेकेंड जनरेशन में जाते हैं, F2 जनरेशन में तो सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन, तो जो अभी हमारे वो सब बने थे तो यहाँ पे उस तरीके से इनका क्या करवाया जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन। आप चाहें तो इसको एक बार देख सकते हैं कि किस तरीके से राउंड सीड बनेगी, रिंकल सीड बनेगी, येलो सीड बनेगी, ग्रीन सीड बनेगी, और चाहें तो आप रट्टा मार जिंदाबाद भी कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ऐसा कुछ वो नहीं है कि रट्टा ही मारना है, आप चाहें तो समझ भी सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो हमारा अभी पूरा मैंने आपको बना के दिखाया था उन्हीं को ही लिया है, यहाँ पर उन्हीं को सेलेक्ट किया गया और उनका क्रॉस करवाया गया। जब उनका क्रॉस करवाया गया सिंपल, तो आपको एक चीज़ देखनी है, क्या समझना है, पहले अगर हम फिनोटाइप की बात कर लें, फिनोटाइप की, तो फिनोटाइप कैसा है, डोमिनेंट 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 ठीक है, डोमिनेंट, ये तो डोमिनेंट नहीं है, डोमिनेंट डोमिनेंट डोमिनेंट, यानी कि येलो और राउंड सीड कितनी मिल रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 ऐसी हमें मिल रही हैं जो कि राउंड भी हैं और येलो भी हैं, यानी इसमें कोई रेसेसिव एलील है ही नहीं, कोई या फिर मैं बोल सकता हूँ कि रेसेसिव एलील बोलना तो सही नहीं रहेगा, ये बोलना सही रहेगा कि कोई किसी में जो रेसेसिव ट्रेट है वो एक्सप्रेस ही नहीं हुई है, दोनों डोमिनेंट ट्रेट ही एक्सप्रेस हुई हैं। राउंड डोमिनेंट था, राउंड है, येलो डोमिनेंट था कलर में, तो वो एक्सप्रेस हुआ है।
अब हम रेसेसिव की बात कर लेते हैं कि कितने जो रेसेसिव हैं। जैसे ये रिंकल्ड है, ये भी रिंकल्ड है और ये भी रिंकल्ड है, तो 3। ये तो हो गया शेप का रेसेसिव। शेप का रेसेसिव रिंकल्ड। कलर का रेसेसिव ग्रीन है, कलर का रेसेसिव ग्रीन है अगर आप देखोगे तो 1 2 3। सर ग्रीन तो वो भी है, हाँ तो उसको नहीं लिख रहा हूँ, वो भी उसका कारण है, उसका कारण है, ग्रीन तो वो भी है। ये जो है आखिरी में जो बचा है ग्रीन और रिंकल्ड है, मतलब दोनों ही रेसेसिव हैं। तुम ध्यान समझो, ये जो 9 हैं इनमें दोनों ही डोमिनेंट हैं, कलर भी शेप भी। यहां पे कलर डोमिनेंट है और शेप रेसेसिव है, यहां शेप डोमिनेंट है, कलर रेसेसिव है। और ये ऐसा है एक जिसमें कलर भी रेसेसिव है, शेप भी रेसेसिव है, यानी कि 9:3:1 ये इसका जीनोटाइप हो जाएगा वैसे। ठीक है, क्या हो जाएगा? जीनोटाइप। यहाँ पे देखोगे ओके 9:3:1। और अगर फिनोटाइप की बात करेंगे तो राउंड वही है कि राउंड एंड येलो कितनी देखने को मिल रही हैं? 9 है। राउंड एंड येलो 9 है। ठीक। देन अगर बात करेंगे रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो 3 है। राउंड एंड ग्रीन, ठीक है, राउंड एंड ग्रीन 3 है। और रिंकल्ड एंड ग्रीन यहाँ पे 1 है। ठीक, डन। सो इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द डाइहाइब्रिड क्रॉस मेंडल फाउंड दैट द all the offspring showed both dominant traits with no sign of the recessive trait। नहीं, फर्स्ट जनरेशन में, फर्स्ट जन में डोमिनेंट वाला ही खुद को एक्सप्रेस करेगा, जो रेसेसिव है वो खुद को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाएगा, चाहे वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस ले लो या डाइहाइब्रिड क्रॉस ले लो। When the first gen plants were self fertilized, the second gen showed new combination of trait, और वो कॉम्बिनेशन ये है। Mendel observed that 4 types of offspring, some showed both dominant traits, some showed both recessive trait, and some showed one dominant one recessive। This resulted in 9:3:3:1। ये रेशियो बस ध्यान रहेगा आपको तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। 9:3:3:1 का मतलब है 9 ऐसे हैं जिनमें दोनों डोमिनेंट है, 3 है जिनमें एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, और एक ऐसा है जिसमें कि दोनों रेसेसिव हैं। ठीक है, ये है हमारा पूरा जेनेटिक मेकअप, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। ओके, चलो तो अब आते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन पे। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब ये होता है कि कैसे हमें पता चलेगा कि मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्रोमोसोम्स के बारे में समझना होगा, जिसके बारे में आप पहले ही बहुत जानते हैं कि हमारी बॉडी में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और पेयर में 2 चीज़ें होती हैं, मतलब टोटल ऑफ 46 क्रोमोसोम्स हुए, 46 क्रोमोसोम्स हुए, जिसमें कि 22 पेयर्स ऑटोजोमल होते हैं, जिनका सेक्स से कोई लेना देना नहीं होता, जिनका रिप्रोडक्शन में कोई इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है, बाकी चीज़ों के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सिर्फ एक ही पेयर ऐसा होता है जो सेक्स में इन्वॉल्व है, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, जिसको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। ये सेक्स क्रोमोसोम मेल में होता है XY, जो कि मैंने डिजीज़ पढ़ाते वक्त आपको पढ़ाया था, बताया था, और फीमेल में होता है XX। ठीक, और मैंने इस तरीके से आपको बताया था कि X फीमेल करेक्टरिस्टिक देता है, Y मेल करेक्टरिस्टिक देता है। इसीलिए मेल्स में जो X है ये उनको कुछ फीमेल करेक्टरिस्टिक तो देता है, लेकिन Y क्योंकि डोमिनेंट होता है इसमें, लेकिन तो इसलिए वो X खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। लेकिन अगर एक X एक्स्ट्रा आ जाए, एक एक्स्ट्रा आ जाए तो Y किस किस पे डोमिनेट करेगा, तुम खुद सोचो। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल तो मेरे दिमाग में आ रहा है लेकिन मैं दे नहीं सकता हूँ, लेकिन तुम खुद समझ लो कि अब 2-2 आ गई हैं तो ये बेचारा कैसे डोमिनेट कर पाएगा। तो अब ये दोनों मिलके इस पर डोमिनेट कर लेंगे, यानी कि ऐसा मेल होगा, ये ऐसा मेल होगा जिसमें कि फीमेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक होंगी। ठीक है, आपने देखा है कुछ लोगों को, है ना, एग्जाम्पल्स आप भी भली भांति जानते ही हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं कि होते मेल हैं लेकिन फीमेल जैसे एक्ट करते हैं, फीमेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। ठीक है, देन अगर बात करेंगे फीमेल्स की तो इनका ही डबल एक्स होता है, XX। ओके, डन। ठीक, अब अगर यही एक एक्स, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज क्लाइनफिल्टर्स सिंड्रोम। और अगर एक एक्स मिसिंग हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जरा कमेंट में बताइए। जहाँ पर वो फीमेल में, फीमेल तो है, फीमेल कैरेक्टरिस्टिक भी हैं, लेकिन फीमेल कैरेक्टरिस्टिक मिसिंग है या उतनी ज़्यादा ठीक से है नहीं, ओवरीज छोटी होंगी, ब्रेस्ट डेवलपमेंट उतना नहीं होगा, तो वो सब होता है यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम, जो कि सिर्फ हमें फीमेल्स में ही देखने को मिलता है, टर्नर सिंड्रोम। और क्लाइनफिल्टर्स किस में देखने को मिलता है?
क्लाइनफेल्टर्स देखने को मिलता है सिर्फ और सिर्फ मेल्स में, ठीक है। तो अब होता क्या है कि ये मान लो ये पापा हैं, ये मम्मी है, ठीक, ये पापा हैं, ये मम्मी है, ओके। इसको तुम समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, मैं यहाँ पे आराम से तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है, किस तरीके से लड़का होगा या लड़की होगी। देखो, ये मम्मी जी हैं, ये पापा जी हैं, ठीक है। अब तुम बताओ मुझे, मम्मी जी से कौन सा क्रोमोसोम आ सकता है, एक्स की वाई, कौन सा आ सकता है, एक्स ही आ सकता है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये पापा जी हैं, ठीक है। अब पापा जी या तो एक्स दे सकते हैं, बधाई हो बिटिया हुई है, ठीक। मम्मी जी क्या दे सकती हैं, एक्स के अलावा कुछ दे ही नहीं सकती हैं भाई। और अगर पापा जी ने वाई दे दिया तो बधाई हो बेटा हुआ है। एक और शब्द आ रहा था मेरे दिमाग में, लेकिन अब मैं वही है, तुम लोगों की भावनाएं याद हो जाती हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सोच समझ के बोलना होता है, ठीक है। तो एक्स वाई, ओके, एक्स वाई। तो एक्स एक्स फीमेल जन्म हुआ, क्योंकि एक्स एक्स किसका क्रोमोसोमल पेयर होता है, फीमेल का। एक्स वाई किसका क्रोमोसोमल पेयर होता है, मेल का। तो तुम मुझे बताओ, लड़का होगा या लड़की होगी, ये कौन डिसाइड करता है, फीमेल कि मेल, मेल। सो इफ यू आर टू ब्लेम समवन, आपने देखा है, ठीक है, अब धीरे धीरे कम हो गया, लेकिन राजस्थान, हरियाणा और भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में क्यों सेक्स रेशियो हरियाणा में कम है, राजस्थान में आपको पता है, या फिर अदर पार्ट्स में भी इंडिया में क्यों सेक्स रेशियो है, क्योंकि सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन होते रहे, फीमेल नहीं चाहिए। और फीमेल का अगर जन्म हो जाता है तो आप लोगों को भी मालूम है, ठीक है। अब कहाँ होता है कहाँ नहीं होता इस पर तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन किसको ब्लेम किया जाता है, फीमेल को ब्लेम किया जाता है, हैं। इस बार भी बिटिया को जन्म दे दिया, ऐसे आपने देखा होगा, भले रियलिटी में नहीं, मूवीज़ में तो देखा होगा, मूवीज़ शो द रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। लड़की को जन्म दे दिया। बेटा अगर तुमको किसी को बोलना ही है तो अपने सुपुत्र को बोलो जाके, क्योंकि उन्होंने तो एक्स ही देना है क्रोमोसोम फीमेल को, ठीक है। वो तो तुम्हारे लड़के ने दिया होगा एक्स, तब वो फीमेल हुई है, एंड नथिंग रॉन्ग विद दैट। आई एम अगेन, वो मैं बोल रहा हूँ कि इफ़ यू आर टू ब्लेम समवन, इट इज़ द मेल नॉट द फीमेल, ठीक है। अगर ऐसी मानसिकता है भी किसी की अभी भी इस सोसाइटी में, किसी को लगता है, और ये गांव में ज़्यादा होता है विद, मतलब देखिए बिल्कुल ख़राब चीज़ है, ठीक है, एंड ऐसा नहीं है कि हर जगह होता है, लेकिन हाँ कहीं कहीं पे ज़्यादा देखने को मिलता है गांव जैसे क्षेत्रों में, जहाँ पर उतनी लिटरेसी नहीं है, और उनको ये लगता है कि उनके घर में लड़का जन्म लेगा तो उनके सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे, क्योंकि लड़का तो कमा ही लेगा, लड़का तो हमारी पुश्तें आगे बढ़ाएगा, पता नहीं पुश्तें आगे बढ़ाएगा तो इनका क्या फ़ायदा हो जाएगा, हैं। और ये नहीं देखते कि भाई लड़के तो हम भी, हमने काऊ खाड़ लिया जीवन में, लेकिन ना ना, ये तो लड़का है, कल को कहीं लड़ाई वड़ाई हो जाएगी तो कहाँ आ जाएगा, क्यों, पुश्तें आगे बढ़ाएगा, खुद का खा के तो कमा ही लेगा। तो ये एक मानसिकता है जो इट इज़ नो मोर ट्रू इन टुडे सोसाइटी, ठीक है। तो खैर, अब आपको पता चला कि कैसे मेल होगा और कैसे फीमेल होगा, ओके। चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं अभी। अब आते हैं हम लोग स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे, यानी कि कंकाल तंत्र पढ़ेंगे, ठीक है। सर मेरी दीदी को बोलती उनकी सासू माँ, हाँ तो उनकी सासू माँ को ना ये दिखाइएगा कि जीजा जी को बोलिए, दीदी को नहीं। ये किस तरह स्ट्रॉन्ग करें क्या, लाइफ ऑफ मेल इज़ नॉट ईजी सर, व्हेन डिड आई सेड लाइफ ऑफ मेल इज़ नॉट ईजी, और फीमेल की लाइफ इट इज़ ईजी। फीमेल की लाइफ भी इज़ टफ है, मेल की भी, और मुझे फीमेल्स की ज़्यादा टफ लगती है पर्सनली अगर बताऊँ तो, ठीक है। और उसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, सो आई थिंक आई शुड नॉट रिपीट दैट। स्केलेटल सिस्टम पे आते हैं, ठीक है, और सबके अपने अपने लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं। एक्सियल और अपेंडिकुलर पे, पहली बात तो पूरा जो स्केलेटल सिस्टम है उसको हम दो पार्ट पे डिवाइड करते हैं। स्केलेटल सिस्टम होता क्या है, तो वो पूरी संरचना, वो पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर जो हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट कर रहा है। अगर सोचो बोन हो ही ना, सिर्फ खा ही खा लो, तो क्या हम खड़े हो पाएंगे, क्या हम चल पाएंगे, क्या हम बॉडी के मूवमेंट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जो वॉलेंट्री हम कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैसी मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, पढ़ा है हमने पहले टिश्यूज़ चैप्टर में।
स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। स्मूथ और कार्डियक हमारे कंट्रोल में लेकिन नहीं है, लेकिन जो स्केलेटल है, जहाँ जहाँ हड्डियाँ हैं वो हमारे कंट्रोल में है। लाइक मैं यहाँ पे आपको लिख पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे उंगलियों में हड्डियाँ हैं, तो हड्डियों को क्या है, मैं अपने हिसाब से मूव करवा सकता हूँ। सो दिस इज़ कॉल्ड एज स्केलेटल सिस्टम विच इज़ पूरे बॉडी का फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड अलाउिंग फॉर मूवमेंट। It comprises bones, cartilage and ligaments and is divided into the axial and appendicular skeletons। ठीक है, तो इसमें axial skeleton होता है और appendicular skeleton होता है। अब axial में क्या क्या आता है? axial में आता है आपका skull और पूरा vertebral column, यानी कि आपकी खोपड़ी और पूरा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके आसपास की जो हड्डियां हैं वो सब आ जाएंगी, यानी कि केंद्र का हिस्सा है, सेंटर का। पेरीफेरी का जो आसपास का किनारे का है, ये तो हो गया आपका सेंटर का, ये तो ये एक्सियल हो गया जो यहाँ पे हमने देखा। साइड का जो है ना पूरा हाथ पैर, ये सब आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में। ठीक है, यानी कि एक्सियल ये जैसे एक्सिस होती है, एक्सिस के अराउंड कोई चीज़ रोटेट करती है, जैसे कि हमारा अर्थ है एक एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है, तो वो एक्सिस सेंटर से पास होता है ना, सेंटर से। और कमेंट में बताओ कि अर्थ की एक्सिस कितना टिल्टेड है। याद करो, आज से कई मिलियंस बिलियन साल पहले की बात है, लगभग 4.5 बिलियन साल पहले की बात है, जब हम लोगों ने ज्योग्राफी स्टार्ट करी थी, तो हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से अर्थ जो है टिल्टेड है। सोचने वाली बात है ना। ज्योग्राफी से हम लोगों ने शुरू किया तो आज अंत की ओर हम आ गए हैं, है ना। ज्योग्राफी ख़त्म हो गया, हिस्ट्री ख़त्म हो गया, पॉलिटी ख़त्म हो गया, इकोनॉमिक्स ख़त्म हो गया, बायो भी आज ख़त्म हो गया। ठीक है, तो कितना सब हमने ख़त्म कर लिया है। सोचने वाली बात है ना, हर चीज़ का अंत होता है। तो एक्सियल और अपेंडिकुलर, तो एक्सियल आपको समझ में आ गया, खोपड़ी, स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जा जिसको बोलते हैं, और आसपास का पूरा ये हड्डी का जो स्ट्रक्चर है जो भी हम देखेंगे, और अपेंडिकुलर साइड का। ठीक है, तो 23.5 डिग्री टिल्टेड है हमारी जो अर्थ है अपनी एक्सिस से, और अपने ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री। नॉट टॉकिंग अबाउट, ठीक है, नॉट टॉकिंग अबाउट दी बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। तो अडल्ट में 206 बोन्स होती हैं, बच्चों में 300 हड्डियाँ होती हैं। एक्सियल बोन्स टोटल 80 होती हैं, अपेंडिकुलर होती हैं कितनी, 126। यानी कि बच्चों में ज़्यादा बोन्स होती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बोन्स अभी फ्यूज़ नहीं हुई हैं, यानी कि जब अडल्ट होते 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 काफ़ी सारी हड्डियाँ आपस में मिल जाती हैं, जुड़ जाती हैं, और उसकी वजह से वो हड्डियाँ कम हो जाती हैं, 206 हो जाती हैं, जिसमें कि 80 एक्सियल हैं, यानी एक्सियल स्केलेटन की पार्ट 80 हड्डियाँ आएंगी, और टोटल 126 हड्डियाँ हैं आपकी अपेंडिकुलर में, यानी कि किनारे जो हाथ पैर में हैं। तो यानी टोटल हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि 207 भी होती हैं, उस पर खैर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं एक्सियल स्केलेटन पे। ठीक है, अक्षीय कंकाल पे। ठीक है, अक्षीय कंकाल, एक्सियल स्केलेटन, यानी कि जो सेंटर का है, जिसमें कि एक तो स्कल आएगा, खोपड़ी वाला पूरा आएगा, खोपड़ी में चेहरा और खोपड़ी सब आएगा, कान आएगा, ये जो नीचे है ह्यूओइड बोन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ह्यूओइड बोन। ये पूरा हमारा आ गया वर्टिब्रल कॉलम, पूरा इधर का। ठीक है, यानी कि रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम का मतलब है रीढ़ की जो हड्डी हैं वो। और ये जो आपको दिख रही हैं इस तरीके से, जो आप फील भी कर सकते हैं, अगर आप अपने अभी चेस्ट में रीजन में हाथ लगाएंगे तो आपको फील हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं पूरा रिब केज। क्या बोलते हैं, रिब केज बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिब केज। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आते हैं हम खोपड़ी पे। ठीक, किस पे आएंगे, स्पाइन पे आते हैं, देन उसके बाद आगे की देखेंगे यहाँ पे हम। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एटलस बोन है ऊपर, ये एक्सिस है, और स्पाइनल कॉर्ड है इसके नीचे से। खैर, इस पे आपको एकदम स्पेसिफिक, एटलस इज द बोन दैट कनेक्ट द स्कैल्प, यानी कि जो हमारी खोपड़ी है पूरी, टू द स्पाइन दैट कनेक्ट द हेड। तो हमारे हेड को और स्पाइन से कनेक्ट करने का काम करती है एटलस बोन। तो जब जो ये हमारी पीछे की हड्डियां हैं, ठीक है, जो पूरे आप स्पाइन बोल सकते हो, इसमें सबसे ऊपर वाला रीजन कहलाता है सर्वाइकल, जो गर्दन वाला क्षेत्र होता है, जिसको आप बोलते हो कि, है ना, जहाँ पर पेन हो जाता है तो आप बोलते हो कि सर्वाइकल में पेन हो गया, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर C1 से लेके C7 तक है, यानी कि एक पहली हड्डी से लेके 7वीं हड्डी तक आपको देखने को मिलेगी, जिसमें जो पहली हड्डी है दैट इज़ योर एटलस, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा ही आपकी पहली हड्डी होगी। ठीक है, विच इज़ कॉल्ड एज एटलस बोन। और ऐसे 1 2 3 4 5 6 से लेके 7 तक आपको देखने को मिलेंगी सर्वाइकल। जैसे मुझे जो पेन है मिली वो C7, और जो नीचे का ये T1 T2 T3 है इसमें है। तो इसके बाद यानी सर्वाइकल के बाद आपका आता है थोरैसिक रीजन। थोरैसिक में ये आपको दिख रहा है टोटल कितनी बोन्स हैं, 12 बोन्स हैं, T1 से लेके T12 तक। टोटल नंबर ऑफ बोन्स 12 हैं यहाँ पे।
देन इसके बाद आता है लंबार रीजन, जहाँ पे L1 से लेके L5 तक बोन्स आपको देखने को मिलेंगी। तो 7 हो गई सर्वाइकल, थोरैसिक हो गई 12, लंबर हो गई 5, कितनी हो गई 24। 7 5 12 12 24। ये सेक्रल है, जो बच्चों में 1 से 5 तक होती हैं, बड़े होते 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 वो एक बन जाती है, फ्यूज़ हो जाती है। ठीक है, कॉकीजियल, ये 4 वर्टिब्रे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे बच्चों में धीरे धीरे फ्यूज़ होते होते अडल्ट तक एक बोन बन जाती है, जिसको कि हम टेल बोन बोलते हैं। टेल बोन माना जाता है कि जब हम, है ना, बंदर थे, क्योंकि आपको पता है धीरे धीरे हम इवॉल्व हुए हैं, होमोसेपियंस, तो तब ये एक टेल बोन रहा करती थी और यहाँ से टेल निकलती थी। वो टेल धीरे धीरे छोटे हो गए, ये एक बोन बन गई जिसको हम बोलते हैं कॉकीजियल या टेल बोन, जिसका कोई ऐसा काम नहीं है। अगर नहीं भी रहेगी तो ज़्यादा कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ता है बॉडी में, लेकिन आपको ध्यान रखना है टोटल नंबर ऑफ कितनी हो जाएंगी यहाँ पे 26, क्योंकि 7 5 12 12 12 24, 1 5 25 और 1 26। ठीक है, याद ऐसे रख लो कि इतना तो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि गर्दन वाला रीजन सर्वाइकल होता है, देन थोरैसिक आता है, देन लंबर आता है। तो 7 5 कितने हो गए 12, इस तरीके से याद कर लो, अपने आप याद हो गया। 24 हो गई, एक सेक्रल और एक कॉकीजियल। ठीक है, तो टोटल 26 हो गई आपकी स्पाइनल कॉर्ड में। अब आते हैं आगे। आगे जो पूरा रिब केज है, ये क्या करता है, पूरा रिब केज ये प्रोटेक्ट करता है हमारे लंग्स को, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे हार्ट्स को, ये प्रोटेक्ट करता है किसको, हमारे लंग्स को और हमारे हार्ट्स को। तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये पूरा रिब केज है। रिब केज में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12, ये आपकी जो 11 12 हैं ये फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं, तैर रही हैं, क्योंकि ये इस सेंट्रल बोन से, इस सेंट्रल जिसको बोलते हैं स्टर्नम, छाती की एकदम बीच की होती है, अभी तुम टच कर सकते हो, फ्लैट सी समझ में आए, ये भी टच करके फील करो, इसको बोलते हैं स्टर्नम, सेंट्रल पार्ट ऑफ द चेस्ट, इट इज़ कनेक्टेड टू रिब्स वाया कार्टिलेज। तो ये देखो ये कनेक्टेड है वाया ये कार्टिलेज, जो ये पीला पीला कलर का दिख रहा है ये कार्टिलेज है। कार्टिलेज तुमको पता है क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, ये बोन के इतना हार्ड भी नहीं और स्किन के जितना सॉफ्ट भी नहीं, तो ये कार्टिलेज के थ्रू कनेक्टेड है स्टर्नम से, ये सब कनेक्टेड है। लेकिन आखिरी की जो दो हैं इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं है, फ्लोटिंग रिब्स कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो 7 तक ही डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, उसके बाद 8वीं और 9वीं ये 7 से कनेक्टेड हैं और तब बाद में से कनेक्टेड हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। ये टोटल हमने कितनी देख ली, वहाँ पे 26 थी, 12 इधर हो गई, 12 इधर हो गई, कितनी हो गई 24, बीच में एक स्टर्नम हो गई 25। ठीक है, बीच में एक हो गई 25, तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो टोटल 25 ये हो गई और वहाँ पर कितनी थी 26, तो कितनी हो गई 31। ठीक, क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े चलो। अगर यहाँ पे थोड़ा सा और डेप्थ में जाता है तो वही पूछेगा कि ये फ्लोटिंग रिब्स कितनी होती हैं, ट्रू रिब्स कौन सी होती हैं और फॉल्स रिब कौन सी होती हैं। तो जो डायरेक्टली कनेक्टेड है 1 2 3 4 5 6 7 तक मैंने बोला डायरेक्टली कनेक्टेड है स्टर्नम से, तो इनको ट्रू रिब्स बोलते हैं, ट्रू रिब्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ट्रू रिब्स बोलते हैं जो रिब नंबर 1 से लेके 7 तक जो इस स्टर्नम से कनेक्टेड है। जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है बल्कि 7वें नंबर के थ्रू कनेक्टेड हैं तो उनको बोल देते हैं फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स कौन सी हैं, 8 से लेकर 10 तक, और जो फ्लोटिंग रिब्स हैं वो 11 और 12 हैं। ठीक है, डन, राइट। अब आखिरी पे आते हैं हमारा स्कल पे, खोपड़ी पे, जिसमें आगे की ओर फेस में मुंह में 14 हैं और खोपड़ी में 8 हैं। वैसे खोपड़ी वाले पहले भी हम देख चुके हैं खोपड़ी वाले चैप्टर में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्चुअली में इस टॉपिक का है ये, ठीक है, मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक का ये पॉइंट है, मतलब इस चैप्टर का ये टॉपिक है, तो यहाँ पर आपको इसको याद रखना है। देखो, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये लोब्स होती हैं ब्रेन की, जो हमने ब्रेन चैप्टर में पढ़ा था। फ्रंटल लोब है, मेमोरी वगैरह रिस्पॉन्सिबल है, ये रीजनिंग एंड प्रोसेसिंग के लिए, मेनली प्रोसेसिंग के लिए, ये सुनने के लिए, ये देखने के लिए। तो ये तो 4 लोब्स हो गई, जिसमें कि टोटल कितनी बोन हो गई, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल यानी आगे और पीछे की 1 1, और बीच और साइड की पैराइटल 2 और टेम्पोरल 2, तो कितनी हो गई 2 2 4 और 2 6। 7वीं स्फेनॉइड और 8वीं एथमॉइड, कितनी हो गई 8। तो 8 क्रेनियल बोन्स हो गई, 8 कितनी हो गई क्रेनियल बोन्स हो गई, यानी कि हमारे स्कल की बोल सकते हैं। ठीक है, और 14 फेसियल हो जाएंगी। ठीक है, कपाल में 8 हो जाएंगी और चेहरे में 14 हैं।
नेज़ल में, नाक में 2, लैक्रिमल जो आँख होती है उसको लैक्रिमल बोलते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड होते हैं जहाँ से आंसू निकलते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड होते हैं वो, ठीक है। इन्फीरियर नेज़ल कॉन्का 2, मैक्सिला 2, मैंडिबल 1, वोमर 1, जाइगोमैटिक 2 जो गाल में होती है। गाल में अगर आप देखोगे ना, गाल में हाथ लगाओ और हल्का सा ऊपर की तरफ लेके जाओ तो यहाँ पर आपको फील होगा जाइगोमैटिक, और ये होगी आपके नाक के पास पैलेटीन, ठीक, पैलेटीन। इनमें से सिर्फ एक ही बोन मूवेबल है, इन 14 में नहीं बल्कि इन पूरी 22 में भी मैं कंसिडर करता हूँ सिर्फ एक ही बोन मूवेबल है अपने आप में, जिसको मूव कर सकते हो। वो बोन का नाम बता सकते हो, तुम गेस कर सकते हो, वो इन 14 में से है, इन 14 में से कोई एक है वो, कोई गेस जिसको उसकी सिर्फ मूव कर सकते हैं। मैं एक हिंट दे सकता हूँ आपको, एक हिंट दे सकता हूँ, वो हिंट ये है कि इट इज़ ऑल्सो द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। आप बताइए। दिस इज़ योर मैंडिबल, बिल्कुल सही है काफ़ी सभी लोगों ने। मैंडिबल, ये जो यू शेप की है, जो हमारे जबड़े की बोन है, यू शेप्ड बोन है, सिर्फ इसी को ही हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं। ऊपर जबड़ा मूव कर सकते हो नहीं कर सकते, और कोई बोन नहीं मूव कर सकते हो, सिर्फ मैंडिबल है ये जो जॉ का बोन है, ठीक। टोटल कितनी हो गई आपकी ये 22, तो वहाँ पर कितनी हो गई थी 31, यहाँ कितनी हो गई 22, ठीक है। आप देख लो ना, यहाँ पर टोटल कितनी है 25, वो कितनी हो गई थी 26, तो 26 और 25 31, और ये कितनी हो गई 53, टोटल थी कितनी 80। अभी आगे कान की भी तो हैं, कान की भी तो हैं, तो यहाँ पे अगर आप आएंगे तो टोटल 6 बोन्स हैं कान में आपकी, टोटल 6 बोन्स हैं आपके कान में आपको जो देखने को मिलेंगी, मैलियस, इनकस और स्टेपीज। कौन कौन सी बोन्स हैं यहाँ पे आप देखिए, मैलियस है, इनकस है और स्टेपीज है। ये जो मैलियस और इनकस और जो स्टेपीज हैं, ठीक, ये आप मान के चलिए कि सबसे छोटी बोन्स होती हैं हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी में, तीनों मैलियस, इनकस, स्टेपीज। उसमें से जो सबसे छोटी है स्टेपीज, जो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलती है, सबसे छोटी तो यही है, ठीक। और एक हो जाएगी एकदम ये नीचे, एकदम ठोड़ी में, इसको बोलते हैं ह्यूऑइड बोन। क्या बोलते हैं इसको? ह्यूऑइड बोन बोलते हैं। समझ में आई चीज़ ये आपको कि नहीं आई? तो 22 हो गई खोपड़ी में, मतलब क्रेनियल बोल सकते, स्कल में जिसमें 8 क्रेनियल 14 फेसियल, ठीक, पूरा वो देखा अभी हमने। 6 कान में, एक आपकी हो गई है ह्यूऑइड बोन हो गई, ठीक है, एक आपकी ह्यूऑइड बोन हो गई। 26 आपकी वर्टिब्रल कॉलम में थी और 25 आपके थोरैसिक रीजन में थी। तो 5 6 11 1 12 6 18 2 20, हासिल लगा 2 2 2 4 2 6 2 8, हासिल लगा कुछ नहीं, 80 बोन्स हो गई, ठीक, एक्सियल की। अब आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की। अपेंडिकुलर का मतलब है जो साइड का है, यानी कि सेंट्रल का तो हमने देख लिया था, एक्सियल में खोपड़ी और हमारा ये वर्टिब्रल कॉलम वगैरह आ रहा था, ठीक है। अपेंडिकुलर में अगर बात करेंगे तो अपेंडिकुलर में आपकी साइड की आएंगी, ठीक है। अपेंडिकुलर में आपका पूरा साइड का पार्ट आएगा, जिसको हम बोलते हैं उपांगीय कंकाल, उपांगीय कंकाल बोलते हैं इसको। तो उपांगीय कंकाल में कहाँ से शुरू किया जाए वो हम देख लेते हैं। हम पहले हाथ से शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं? हाथ से। हाथ में हम यहाँ पे जो हमारा ये होता है क्या बोलते हैं, कंधा से आगे आओ बाइसेप की ओर, बाइसेप। तो बाइसेप में अभी पकड़ो बाइसेप को, कितनी हड्डियाँ लग रही तुमको, कितनी लग रही जल्दी बताओ, कितनी समझ में आ रही? एक हड्डी है ना, ठीक है, एक ही हड्डी तो है। एक हड्डी के ऊपर वाला पार्ट बाइसेप और उसके नीचे ट्राइसेप। ट्राइसेप कॉन्स्टिट्यूट द 2/3 पार्ट ऑफ आवर एंटायर आर्म, जो पूरा होता है उसका, ठीक। खैर, तो वो ह्यूमरस बोन है एक्चुअल में। आगे आओ, आगे, उसके आगे अभी देख लिया ना वो बाइसेप ट्राइसेप, उसके आगे आओ, ये जो 4 आर्म वाला रीजन होता है, इसमें कितनी दबाओ इसको, कितनी कितनी नज़र आ रही हैं? देखो 2 हैं वो बेटा, 2 हैं, ऐसे दबाओ, ऐसे दिख रहा है, मेरा हाथ दिख रहा है तुमको? ठीक है, तो 2 हैं यहाँ पे, रेडियस और अल्ना। कौन कौन सी है? रेडियस और अल्ना। याद कैसे रखेंगे कौन सी रेडियस कौन सी अल्ना? अंगूठे वाली रेडियस है। तुम ऐसे काम करो बेटा, एक काम करो, हाथ की उंगलियां सब मिला लो और अंगूठे को उठाओ। अब तुम देखो, अब तुम अपने हाथ को देखो, अपने हाथ को सामने लाओ, अपने इसके चेहरे के सामने, ठीक, हाथ को सामने लाए, ठीक है। और अब ठीक है, और जो पाम है यानी कि आपका जो हथेली है, उसको कोशिश करो कि अब तुम्हारी ओर फेस कर रही हो, और अपने अंगूठों को उठाओ। अभी कैसा शेप बना? आर शेप बना,
अरे भाई आर शेप बना कि नहीं, आर आर की तरह ऐसे बना होगा, जैसे तुम्हारे हाथ होंगे ऐसे, और ये अंगूठा होगा तो अंगूठे को उठाया होगा तो ऐसे बना होगा। तो ये आर शेप बना कि नहीं ऐसे, आर ऐसे ही तो बनाते हैं, आर ऐसे ही तो बनाते हैं। तो बस ये वाली जो बोन होती है ये अंगूठे वाली, उसको रेडियस बोलते हैं, आर से रेडियस, और दूसरी वाली अल्ना। कितनी हो गई अस्थियों में, 3 हो गई, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना। अब आ जाओ उसके आगे जहाँ घड़ी पहनते हैं, घड़ी, घड़ी वाला क्षेत्र, और उसके आगे पूरा जो पंजा है वो हैंड में कितनी है, हैंड में, हाथ में 27 है। कैसे, कार्पल है, मेटाकार्पल है और फेलेंजेस है। कार्पल यहाँ पे जहाँ पे हम ये रिस्ट वगैरह जो वाला एरिया ना, रिस्ट जो जहाँ पे वॉच पहनते हैं, 8 हैं टोटल। ये 8 के नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, लिखे हुए हैं, लेकिन याद तुमको करना है, मुझे थोड़ी ना करना है। मैं बोलने को तो बोल सकता हूँ याद कर लो, ठीक है। कार्पल्स लेकिन पूछेगा नहीं आपसे, 8, ठीक है। मेटाकार्पल 1 2 3 4 5, 5 हो गई। फिलेंजेस आपकी 14 हैं। कैसे 14 हैं, जो 4 उंगलियां हैं उनमें, अब 4 उंगलियों में देखो तुम 3 हिस्से दिखेंगे, तुम टच कर करके देखो, ऐसे बात बनेगी नहीं, मैं बता रहा हूँ। टच कर करके देखो, अभी आओ ये उंगलियों पे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, अंगूठे में 1 2, बस अंगूठे में 1 2, उंगलियों में 1 2 3, 1 2 3 फील कर सकते हो तुम अभी, ठीक है। तो कितनी हो गई, 4 3 12 तो 14, इनको जोड़ोगे 27 आएंगी, ठीक। तो 27 + 3, एक हाथ में, तो दूसरे हाथ में क्या हुई, 60 हुई। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ऋतिक रोशन कैन बी एन एक्सेप्शन, बट ठीक है, ओके। एक्सेप्शंस हो सकते हैं लेकिन उस पर नहीं जाना हमें, 60 होती हैं। जैसे एक हाथ में 30 है, दूसरे में 30 होंगी, 60 हो गई, ठीक। तो 60 हो गई। अब लेग्स पे आते हैं। लेग्स की कहानी भी सेम है कि जैसे वहाँ पे रेडियस अल्ना और ह्यूमरस थी, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, वैसे ह्यूमरस की जगह फीमर है, जो पूरे बॉडी की सबसे लंबी बोन होती है, फीमर। लॉन्गेस्ट बोन थाई, जो जांग में ना, जांग, जांग में अगर आप देखो तो एक ही हड्डी है, फीमर, तो सबसे लंबी, और इसको स्ट्रॉन्गेस्ट भी बोलते हैं। अगर स्ट्रॉन्गेस्ट में जॉ बोन नहीं होगी तो आपका फीमर होगा ऑप्शन में। देन जैसे वहाँ पर रेडियस अल्ना था, वैसे यहाँ फीबुला और टिबुला है, फीबुला और टिबुला। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो कटोरी भी होती है, उस कटोरी को बोलते हैं क्या, पटेला, ठीक है। तो पटेला क्या होता है, जो ये आपको देखने को मिलेगा, टखना बोलते हैं। अब मुझे नहीं पता आपके यहाँ क्या बोलते हैं, ठीक है, लेकिन टखना बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो टखना, पटेला जो होता है, ये क्या करता है, हमारे लेग्स को मूवमेंट में हेल्प करता है। लेकिन अब अभी अपने हाथ में देखोगे तो यहाँ कोई टखना टाइप नहीं है, कोहनी बोल देते हैं, लेकिन वो कोहनी में कुछ ऐसा बोन नहीं है, वो अलग से, कुछ अलग से बोन नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप फील करोगे कि ठीक है, टखना है, जिसको क्या बोलते हैं, पटेला बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे तो टोटल 3 थी, घुटना बोलते हैं, अच्छा, घुटना, हाँ घुटना ही। तो वहाँ पे तो टोटल 3 थी, लेकिन यहाँ कितनी हो गई, 4 हो गई। लेकिन तुम्हें मैं मज़े की बात बताऊँ, हाँ हाँ सर बताइए बताइए। बेटा मज़े की बात ये है कि जिस तरीके से हमारे एक पैर में 30 हड्डियाँ होती हैं, और सॉरी एक हाथ में, उसी तरीके से एक पैर में भी 30 हड्डियाँ होती हैं। अब तुम सोच सकते हो कि अगर एक यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गई, 4 हो गई, तो यानी यहाँ पे एक कम होगी, बिल्कुल। अब वो कौन सी कम है वो बताते हैं आपको, ठीक। जैसे वहाँ पे कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस, वैसे यहाँ पे टार्सल, ये बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ये टार्सल है पूरा, जैसे वहाँ कार्पल तो यहाँ टार्सल, वहाँ मेटाकार्पल तो यहाँ मेटाटार्सल, और वहाँ पे फेलेंजेस तो यहाँ भी फेलेंजेस। कितने थे वहाँ पे कार्पल, 8, यहाँ कितने, 7, मतलब खेल यहीं पे हुआ है, खेल यहीं पे हुआ है। यहाँ पे एक हड्डी कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पे कितनी हड्डी थी, 7 हड्डी थी, सॉरी हाँ 8 हड्डी थी, 8, यहाँ पे कितनी हो जाएंगी, 7, तो एक यहाँ पे कम हो जाएगी। बाकी आगे बढ़ोगे 5, और आगे बढ़ोगे 14, यानी कि चारों उंगलियों में 3-3 हिस्से होंगे, यानी 4 उंगलियों के 3-3 हिस्से 12 हो गए, और अंगूठे वाली जो उंगली होती है उसमें सिर्फ 2 हड्डियाँ होती हैं, तो 14 हो गई। तो ये 26 हो गई। तो 26 + 4 30, एक में 30, दूसरे में भी 30, 60 हो गई, ठीक, 60 हो गई। क्लियर है। अब या तो यहाँ यहीं पे डबल करके कर लो 60, या तो एक में गिन लो और उसका कर दो 60। 60 ये हो गई, 60 ये हो गई, कितनी हो गई, 120। अब पेंडिकुलर में टोटल थी कितनी, 126,
एक्सियल में 80 थी, पेंडिकुलर में 126, 120 हो गई, बची कितनी? 6। कौन सी 6 है? आ जाओ गर्दन में। कैल्विकल है ये, एक कैल्विकल इधर, एक कैल्विकल इधर, इसको कॉलर बोन बोलते हैं। बहुत वीक होती है, पकड़ के इसको तुरंत हटाया भी जा सकता है, इतनी मतलब वो होती है वीक। कॉलर बोन बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज ब्यूटी बोन। लड़कियां बहुत दिखाती हैं, ऐसा मैंने सुना है, बाकी मैंने देखा वेखा तो नहीं है कभी, झूठ क्यों बोलूँ। स्कैपुला, ठीक है, स्कैपुला की अगर बात करेंगे तो ये पीछे वाले एरिया में होता है, ठीक है। स्कैपुला जो होता है, ये जो पीछे, कैसे मैं दिखाऊं यार, दिख रहा है? मैं, मेरा हाथ तुम्हें दिख रहा है? पीछे की ओर लगाओ अपना हाथ, पीछे की ओर, हाथ को पीछे की ओर लगाओ, ये जहाँ से हाथ ये पूरा वो होता है, जहाँ हाथ घूमता है, कंधे, कंधा है, कंधे से नीचे, कंधे से नीचे से बड़े बड़े से दिखेंगे तुमको, ये और ये, ठीक है। तो 2 स्कैपुला हो गए 4, और हिप हो गई 5 और 6, ठीक है। तो टोटल 6 हो गई। इनको बोलते हैं कैल्विकल कॉलर में, ठीक है। और स्कैपुला 2 होते हैं, और पेल्विस आपका जो पेल्विस होता है, पेल्विस जो हमारी लोअर बॉडी को या फिर अपर बॉडी को पूरा उसने कंट्रोल करके रखा है, और इसके नीचे से लोअर बॉडी शुरू होती है, अभी टोटल 2 है, ठीक है। ऑल राइट। सर अगर थॉर गया ना देन जो दर्द होता है ना सर, मतलब चलो भाई, सब बोलते गले की हड्डी दिख रही, खाया करो कुछ। अच्छा, गले की हड्डी दिख रही है, हाँ, तो यही हड्डी होती है जिससे कि किसी को तुरंत जज किया जाता है, क्या ना, कि थोड़ा खाया पिया करो कुछ यार, हैं पतले हो गए हो, थोड़ा ज़्यादा खा लो, अरे थोड़ा आराम से खाया करो यार, मोटे हो गए हो। आदमी को दिक्कत हमेशा रहेगी, ठीक है, अपने हिसाब से चला करो। थोड़े पतले हो गए, थोड़ा खाया पिया करो, थोड़ा ज़्यादा खा लिया और थोड़ा कम खाया करो, मतलब इनके हिसाब से सब होना चाहिए। ज़्यादा बोल दिया, ज़्यादा बोल लो, कम बोल, अरे थोड़ा बोला करो कुछ, ऐसे शांति से बैठे रहते हो कुछ, बहुत उनके हिसाब से सब करो, उनके हिसाब से खाओ पियो बोलो, अपना शरीर रखो, तो तुम हो क्या, एक वेल फिटेड पर्सन। एंड ऑलवेज रिमेंबर माई सन, ठीक है, कि जो हर किसी को खुश करने में लगा हुआ है ना, हर किसी को फिट करने में लगा हुआ है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे सीजल मेंस हुआ, ठीक है, मेरे पढ़ाई में से है, मेरे पढ़ाई से है, मेरे पढ़ाई में से है, ठीक है। पिछली बार क्या था, पिछली बार जब हुआ था तो मैंने एग्ज़ाम के बाद दिखाया था कि देखो किस तरीके से पेपर को सॉल्व कर सकते थे, जो हमने नेटो लगाया था वो किस तरीके से यूज़ हो सकता था। एंड कमेंट्स में लाइक, हाँ यहाँ तो बड़ा आसान है, लगा देना ये वो, ठीक है। तो इस बार मैंने क्या सोचा था, पहले ही मैंने बता दिया था कि मैं कुछ करवाऊंगा ही नहीं, ठीक है, पेपर का सोल्यूशन करवा दूंगा, बताऊंगा ही नहीं यहाँ से आया वहाँ से, इसको ऐसे किया जा सकता था, मैं बताऊंगा ही नहीं। नहीं बताया, और लगता है इनका आया नहीं इसलिए नहीं बताया। बता दो किस तरीके से, अब यहाँ बैठ के तो बड़ा आसान है बताना, ठीक है, चिल्ला रहे हैं, अरे पढ़ाओगे तो आएगा ही, अगर इतना पढ़ा रहे हो तो आएगा ही, तो भाई मैं करूँ क्या, मैं बताऊँ या ना बताऊँ, बड़ी मुश्किल है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, बहुत मतलब पुराना इंसिडेंस है, जब मैं छोटा ही था क्रिकेट खेलता था, ठीक है, एक बहुत आसान सा कैच आया, ठीक है, मैंने उसको पकड़ लिया, ठीक, एक दूसरा कैच आया, दूसरे फील्डर के पास गया, वो बहुत टफ कैच था, उसने ही पकड़ लिया। पीपल आर लाइक, इसने क्या कैच, इनका तो आसान था, बड़े है, इनका तो ऐसा ही था। तो भाई क्या मुझे करना चाहिए था, मुझे उस कैच को छोड़ देना चाहिए था, आसान था तो, नहीं मुझे करना क्या चाहिए था। तो वो है वही वाली चीज़ है, दिखाओ तो दिक्कत, ना दिखाओ तो दिक्कत। तो इस समाज को ना आप कभी खुश नहीं कर सकते हैं, हर चीज़ में दिक्कत है। तो क्या कर सकते हैं, आराम से इनहेल और डीप एक्सहेल लेंगे, इससे जीवन के सारे दुख निकल जाते हैं, और जीवन जो है आनंदमयी बन जाता है। और इसके थ्रू जीवन के रथ को आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि ये जीवन का रथ कब खड्डे में गिर जाए, कब अंत हो जाए, कुछ पता नहीं। इसलिए जब तक चल रहा है तब तक चलाते रहें आसानी से, ठीक है, अपने हिसाब से चलो, लोड लेने वाली बात है नहीं, है ना। सर कोल म्यूटिनी बता दे, कोल म्यूटिनी का यहाँ क्या, संन्यास लेना चाहिए था। चलो, तो अब आते हैं जॉइंट्स पे, 2 मिनट का टॉपिक है सिर्फ, ठीक है।
तो सिनोवियल जॉइंट होते हैं, दीज जॉइंट्स हैव अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी बिटवीन द बोन्स अलाउइंग फॉर अ वाइड रेंज ऑफ मोशन, जैसे कि नी, एल्बो एंड शोल्डर्स। नी में आप देखोगे यानी कि जो टखना घुटना वाला एरिया है, एल्बो यानी कि आपका कोहनी, एंड शोल्डर जो वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं, वहाँ पे सिनोवियल एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं सिनोवियल जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट्स, दीज जॉइंट्स कनेक्ट बोन्स विद डेंस कनेक्टिव टिश्यूज अलाउइंग फॉर लिटिल और नो मूवमेंट, या तो बिल्कुल मूवमेंट नहीं होगा या बहुत कम मूवमेंट होगा। स्ट्रक्चर्स इन द स्कल एंड द कनेक्शन बिटवीन द टीथ एंड द जॉ बोन। Cartilaginous joint. In these joints, bones are connected by cartilage, allowing for slight movement. Joints between vertebrae and connection between ribs and sternum. ये कार्टिलेजिनस है, जिस तरीके से हमने देखा था ये रिब की 12 बोन्स हैं, स्टर्नम के थ्रू, कार्टिलेज के थ्रू कनेक्टेड हैं। किसके थ्रू? कार्टिलेज के थ्रू कनेक्टेड है। तो ये ध्यान रखना है, 12 इधर, एक ये 25, ठीक है, जिसमें ट्रू रिब्स हैं 7 तक, 8, 9, 10 आपकी फॉल्स रिब है और 11, 12 फ्लोटिंग रिब्स हैं, क्योंकि वो कनेक्टेड ही नहीं है स्टर्नम से, ठीक है। तो सिनोवियल जॉइंट कहाँ कहाँ पे हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सिनोवियल जॉइंट जिनको कि मूव करना काफ़ी आसान है, इस सिनोवियल जॉइंट को भी कई पार्टों में डिवाइड किया गया है, जैसे आप देख सकते हैं। सबसे जो ज़्यादा मूवमेंट आपको देखने को मिलता है बॉल एंड सॉकेट, जो पूरा 360 डिग्री मूव कर सकता है, जैसे आप अपने हाथ को 360 डिग्री घुमा सकते हैं बॉल एंड सॉकेट में। हिंज होता है, जैसे हमारे डोर में हमारे जो दरवाजे होते हैं उनमें हिंजेस लगे होते हैं, तो दरवाज़ा 180 डिग्री खुलता है, 360 डिग्री नहीं। तो जो हमारी हाथ है, हाथ यानी कि जो कोहनी है, कोहनी बस स्ट्रेट ही तो हो सकता है, हाथ स्ट्रेट तो हो ही सकता है और पीछे की ओर तो जा नहीं सकता है। जैसे तुम्हारा ये हाथ ऐसे, तो इस हाथ को ऐसे ही तो कर सकते हो, ऐसे तो कर नहीं सकते हो पूरा, ठीक है। तो यानी 180 डिग्री मूव करता है, तो वहाँ हिंज जॉइंट है, ठीक है। क्लियर है चीज़? ओके। पिवट क्या है? पिवट का मतलब है हल्का हल्का मूव कर सकता है, मतलब मूव कर सकता है 360 डिग्री, लेकिन उसमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है। जैसे उल्लू की तरह हमारा पूरा 360 नहीं घूम सकता है, ठीक है, उसमें लिमिटेशन है, लेकिन ये पूरा 360 घूमता है, ठीक है। देन ये ग्लाइड, यहाँ पे ग्लाइडिंग आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा ग्लाइड लाइक, जैसे नहीं, जैसे ये आपका, जैसे आपने वो उसमें देखा होगा भरतनाट्यम वगैरह में, इस तरीके से खोपड़ी करी जाती है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। जैसे कि अगर किसी ने कभी नेक मोबिलिटी एक्सरसाइज करी हो या यूट्यूब पे देखा हो, तो एक एक्सरसाइज ये भी बताई जाती है कि अपने जो गर्दन है, खोपड़ी है, उसको लेफ्ट राइट ऐसे करो, ऐसे लेफ्ट राइट, जैसे नहीं क्लासिकल डांस में होता है। तो वो ये ग्लाइडिंग है, वो ग्लाइड कर लेती है वहाँ पर, ठीक है। अंगूठे वगैरह में जिसमें रेंज ऑफ मोशन होता है, लेकिन उतना नहीं, सैडल होता है यहाँ पर, ठीक है, सैडल। ओके, तो ये टाइप्स हैं सिनोवियल जॉइंट्स के। आखिरी टॉपिक है, बस 2 मिनट का ये भी, एंड दिस इज डिफरेंस बिटवीन होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स। समजात और समरूप अंग। समजात से पता नहीं क्यों वो याद आ जाता है, आंख दिखाता है, खैर। तो होमोलॉगस की अगर बात करेंगे तो दे आर ऑर्गन्स दैट हैव सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शंस दैट आर इनहेरिटेड फ्रॉम एन कॉमन एंसेस्टर्स। एनालॉगस ऑर्गन, दीज आर ऑर्गन्स डिफरेंट स्पीशीज दैट हैव डिफरेंट एटॉमिकल स्ट्रक्चर। लग रहा होगा कितनी भयंकर चीज़ है, नहीं? एकदम हलवा चीज़ है। दिखते एक जैसे हैं, काम अलग है। दिखते अलग हैं लेकिन काम एक है, खत्म। जैसे ये है आम जिंदगी नहीं, ये है पंजा, ये है पंजा, ये है चिड़िया का, ये है चमगादड़ का नहीं, ठीक है। ये है इंसानी पंजा, मुझे जैसा लग रहा है देख के, और ये है चिड़िया का पंजा। अब इंसानी पंजा और चिड़िया का पंजा है, ये क्या है? क्या है ये? सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। इनका पंजा अगर आप देखोगे तो ये होमोलॉगस हैं। एनालॉगस में आते हैं, जैसे कि चिड़िया हो गई, ठीक है, और चमगादड़ हो गया। चिड़िया और चमगादड़ का जो पंजा है वो अलग अलग दिखता है, लेकिन काम एक ही है, और काम क्या है? काम है उड़ने का, काम है उड़ने का। होमोलॉगस ऑर्गन्स में जैसे कि चिड़िया का और इंसानों का, ये चिड़िया का है, ये इंसानों का है, ठीक है। ये थोड़ा सा जूम कम है तो इसलिए अलग सा लग रहा है, लेकिन ठीक है, ये ह्यूमंस का। अब इंसानी पंजा तो बहुत कामों में इस्तेमाल होता है, लिखने के, खाने के, हैं। आगे कुछ और बोलना चाह रहा था लेकिन अब ठीक है, छोड़ो। बर्ड किसके काम में लाती है इसको? वो उड़ने के काम में लाती है, ठीक है, उड़ने के काम में लाती है इसको।
एनालॉगस ऑर्गन्स की अगर हम बात करेंगे तो चिड़िया हो जाए चमगादड़, दोनों उड़ने के काम में लाते हैं, लेकिन दिखते अलग अलग हैं उनके ऑर्गन्स। ठीक है, खत्म हो गया। नहीं, हंसो तो जरा, स्माइल करो। कर दिया स्माइल। अब थोड़ा दांतों के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में हमने इसको पढ़ा नहीं था। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। बस आखिरी टॉपिक है आज की क्लास का और पूरी बायोलॉजी का। ठीक है, हाँ चलो शुरू करें। हाँ, किसी को पीटने के भी काम आता है। चलो, तो अरे भाई मतलब बोलना मैं ये नहीं चाह रहा था कि किसके कपड़े धोने के। ठीक है, कपड़े धोने के। तो वो है। हाथ काम आता है कहाँ पे? हाथ काम आता है डंबल्स को उठाने में। तो वो मैं बोलना इसलिए नहीं चाह रहा हूँ ताकि तुम लोग ज़्यादा मोटिवेट ना हो जाओ और कहीं फिर ज़्यादा तुम लोग ऐसे ज़्यादा बॉडी मत बना लो, ताकि अगर मैं तुम लोगों से मिलूँ तो ऐसा मुझे ना हो गया भाई तुम्हारी बॉडी ज़्यादा बनी हुई मेरी कम। तो बस ये मैं बोलना नहीं चाह रहा था। तुम लोग जो समझ रहे हो वो आप समझो। मैं क्या कहूँ बताओ? इंसान बोले तो दिक्कत, ना बोले तो दिक्कत, साला जीवन में दिक्कत ही दिक्कत है। टीथ पे आते हैं अभी। ठीक है, टीथ पे सबसे जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको बोलते हैं इनामल। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है बॉडी का इनामल, कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है। इसके अंदर घुसोगे डेंटाइन आएगा, इसके अंदर घुसोगे क्या आएगा? पूरा पल्प चैम्बर आएगा। जब आपका पूरा कभी दांत निकाला किसी का जाता है ना, तो पूरा जो खून निकलता है वो यहीं से निकलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, EDP, इनामल, डेंटाइन और पल्प चैम्बर। पूरा अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ऊपर जो इसका ऊपरी हिस्सा होता है क्राउन बोलते हैं। कभी भी अगर आपके वेनियर्स लगाए जाते हैं, वेनियर मतलब होता है काइंड ऑफ नकली दांत तो नहीं बोलते हैं, दांत की खोल होती है। मैंने आपको पहले ही बताया, दांत की खोल होती है, कवरिंग होती है। जैसे ज़्यादातर आप लोग देखोगे जैसे रोनाल्डो, रोनाल्डो के दांत वो असली दांत नहीं है उसके, उसमें वेनियर्स लगे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि वेनियर ओरिजिनल देखोगे तो बहुत ही अजीब से हैं। ठीक है, वेनियर्स क्या होते हैं? वेनियर्स आपके दांतों में एक कवरिंग सी लगा दी जाती है। आपके दांत उखाड़े नहीं जाते हैं कि दांत पूरा, एक तो होता है कि दांत हटा के दूसरा लगा देना, वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट के थ्रू होता है, RCT जिसको बोलते हैं। इसमें वेनियर्स में होता है कि ऊपर की हल्की सी कवरिंग हटा दी आपके दांत की, हल्की सी। ठीक है, और उसमें फिट कर दिया वेनियर। ज़्यादातर जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं ज़्यादातर सब वेनियर्स यूज़ करते हैं टू शो अ परफेक्ट स्माइल। देन आता है नेक वाला रीजन एंड देन आता है रूट। काफ़ी महंगे आते हैं वैसे वेनियर्स। रूट मतलब जड़, जहाँ से अटैच्ड है वो पूरा। ओके, इनामल इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, इट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ होता है। ठीक है, इनामल, डेंटाइन, पल्प कैविटी, हम देख लो यहाँ पे इनामल, डेंटाइन और पल्प कैविटी होती है इसमें। ठीक है, क्लियर? देखो वो ये जो हम बोल रहे थे ना, ये जो लिखा होता है क्राउन, नेक, ये पार्ट है कि मतलब ऊपरी हिस्सा क्राउन है, बीच वाला नेक और रूट, इस तरीके से। देन यहाँ पे अगर हम उसको मसूड़ों वगैरह को भी लेंगे तो वो है इनामल, देन डेंटाइन, देन पल्प चैम्बर, जहाँ से आपकी इसकी ये वेन्स वगैरह कनेक्टेड है। ठीक है, टोटल 32 दांत होते हैं एक अडल्ट में, 16 ऊपर वाले जबड़े में, नीचे वाले जबड़े में, 16 नीचे वाले जबड़े में। जिसमें कि अगर हम बात करेंगे तो 4 तरीके के दांत होते हैं इंसानों में। इंसिजर काटने के लिए, बाइट करने के लिए, जैसे कि खाने को बाइट करना है आपको, जैसे बिस्किट को आपने बाइट करना है, जैसे पिज़्ज़ा स्लाइस को बाइट करना है। बाइट वैसे और भी तरह की होती हैं, लेकिन अब मैं खैर क्या ही बोलूँ, छोड़ो यार। बाइट और कटिंग ऑफ द फूड। कैनाइंस, कैनाइंस आपके 2 होते हैं जो कि थोड़े से शार्प ही होते हैं, जैसे ये हो गए इंसिजर। ठीक है, इनको बोलते हैं सेंट्रल इंसिजर और इनको बोलते हैं लेटरल इंसिजर। ठीक है, वैसे मैंने जिस हिसाब से बनाया है उस हिसाब से होते नहीं हैं, इस तरीके से होते हैं। जो सेंट्रल इंसिजर होते हैं वो बड़े होते हैं और जो लेटरल इंसिजर होते हैं वो थोड़े से सेंट्रल के मुकाबले छोटे होते हैं। अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये आगे के 2 दांत बड़े होंगे, साइड वाले 2 के कंपैरिजन में है, लेकिन हैं चारों ही इंसिजर्स, सेंट्रल और लेटरल। इसके बाद आते हैं कुछ इस तरीके के दांत आपके, जिसको बोलते हैं कैनाइंस, जो किस में यूज़ होंगे? टीयरिंग, खाने को फाड़ने में। खाने को फाड़ने में जैसे आपने कभी देखा हो तो कुत्तों वगैरह के, या फिर जो भी आपके शेर, चीता ये सब होते हैं, क्या होते हैं इनके, ये एक लंबा, यहाँ ये बहुत बड़े होते हैं, इस तरीके से होते हैं, नहीं, क्योंकि इनको फाड़ना होता है, मांस को फाड़ना होता है। तो हमें उतना मांस को फाड़ना नहीं होता है, लेकिन कुछ ना किसी चीज़ को तो फाड़ना होता ही है। तो उसके लिए हमारे पास कैनाइंस दिए हैं भगवान ने, थोड़े से शार्पी टाइप हैं, एजी टाइप हैं, शार्प से देखने को मिलेंगे। ठीक, देन इसके बाद आएंगे कैनाइंस के बाद
प्री मोलर्स होते हैं इस तरीके से, ठीक है, प्री मोलर्स होते हैं यहाँ पे, प्री मोलर्स होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 4 होते हैं प्री मोलर्स, ग्राइंडिंग ऑफ फूड में यूज़ होते हैं। देन मोलर आ जाएंगे, 6 होते हैं, सबसे अंदर वाले होते हैं ये, च्यूइंग और क्रशिंग में यूज़ होते हैं, यानी कि हमने ग्राइंड किया, ठीक है, जैसे कि मान लो अखरोट का तोड़ा, अखरोट तोड़ा ग्राइंड किया, फिर उसको चबा रहे हैं, चबा रहे हैं मतलब पीस रहे हैं, सो दैट कि खाने को चबाते हो ना, तो क्यों चबाते हो? ताकि वो पूरा पिस जाए, यहीं पे पिस जाए। ग्राइंड का मतलब है कि जहाँ पे ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होता है, यहाँ पे उतना फोर्स रिक्वायर्ड नहीं है। तो 4 2 6, 4 10, 6 16, 16 ऊपर 16 नीचे, समझ में आई? तो कृंतक हैं आगे वाले, रदनक हैं किनारे वाले जो कैनाइन से शार्प हैं थोड़े से, अग्र चवर्णक है प्रीमोलर्स, और चवर्णक हैं 6। अग्र चवर्णक भोजन को पीसने, तो वहीं चवर्णक भोजन को चबाने में हेल्प होती है, भोजन को काटने और कुतरने में कृंतक होते हैं। जैसे बाइट लेते हो आप तो आगे वाले दांतों से लेते हो, है ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक। डन। डेंटल फॉर्मूला पे आते हैं। तो जो दूध के दांत हम बोलते हैं, तो दूध के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, ये किसके दांत होते हैं? क्यों? हाँ, दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, किसके दांत होते हैं वो? तो अगर हम बात करेंगे तो बच्चों में इंसिजर्स, देखो भाई एक सेकंड समझना, ठीक है। जब ये डेंटल फार्मूला लिखते हैं हम ना, तो पता है क्या करते हैं, जैसे कि एक एक जबड़ा लिया, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, और उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जब 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो 2 इंसिजर रह जाएंगे। तुम मुझे बताओ 4 इंसिजर थे, तो मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया, मैं एक ही साइड के गिनूंगा, तो 2 ये हो गए, 1 कैनाइन हो गया, ठीक है, 2 प्री मोलर हो गए और 3 मोलर हो गए, खत्म। समझ में आई चीज़? 2 इंसिजर हो गए, 1 कैनाइन, 2 प्री मोलर और 3 मोलर, ऐसे ही, ठीक है। नीचे वाली साइड होंगे तो ऐसे मिला के आपके 32 हो जाएंगे, ठीक है। दूध के जो दांत होते हैं बच्चों में क्या होता है, बच्चों में बेचारों में इंसिजर तो होते हैं, कैनाइन भी होता है, लेकिन बच्चों में प्री मोलर मिसिंग होता है, और मोलर भी 6 की जगह 4 होते हैं। क्यों क्यों होते हैं? ये जो बच्चे होते हैं ना, ये इतने शैतान टाइप होते हैं कि इनकी अभी अक्ल नहीं आई है। तो जो अक्ल दाढ़ है, जो विजडम टीथ है, वो इनमें ना होता। विजडम टीथ ये उगता है आपका 16 उम्र, 15 की उम्र में, 17 की उम्र में, किसी किसी के लेट अक्ल आती है, ठीक है, मतलब अक्ल डाल आती है, उसका अक्ल से कोई लेने देना वैसा होता नहीं है, ठीक है। मेरी पता नहीं, शायद आई थिंक जब 11th में था शायद तब आई थी, मुझे ऐसा लग रहा है 11th या 12th, पता नहीं ऐसा, क्योंकि दर्द होता है उस टाइम पे। तो विजडम टीथ है यहाँ पे, ठीक है। तो विजडम टीथ क्या है, बच्चों में नहीं होता है। तो बच्चों में 2 ही मोलर होते हैं इधर, और 2 मोलर उधर, यानी 4। प्री मोलर बच्चों में होता ही नहीं है, तो इसलिए बच्चों का क्या होता है, ये 2102, 2102, ये होता है डेंटल फॉर्मूला उनका, और हमारा होता है 2123.2123। ठीक है, क्लियर है? बस दुनिया के सारे दुख दर्द खत्म हो गए अब तुम्हारे, ठीक है।